नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज विद आशीष। आज की कहानी है दस्तक भाग 2। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वह आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट बंद कर लें, क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह सस्पेंस से भरी खौफनाक कहानी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। सहमी नजरों से देख रहे थे। अब हमें क्या करना होगा? ना आवाज देनी है और ना ही दरवाजे पर दस्तक देनी है। कितना भी डर लगे पर चिल्लाना नहीं। अगर कोई किसी की चीख सुनाई देती है तो उस आवाज की तरफ दौड़ना नहीं। हम इस घर में हैं और इस घर में जिंदा रहने के नियम फॉलो करने हैं। सचिन ने अपने ऊपर के पॉकेट पर लगे पेन को निकालने के लिए हाथ ऊपर उठाया। तभी दर्द से उसके मुंह से आवाज निकली। यह जख्म कैसे लगा? विवेक ने टॉर्च की सफेद रोशनी में खून से लथपथ उसका हाथ देखा और दंग रह गया। सचिन की हालत देख अतुल ने अपनी जेब से पेन और एक कोरा कागज निकाला। तभी धीमी आवाज में सचिन ने अतुल और विवेक की ओर देखा। यह याद रखना, दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी। जो अंदर है उसे हमारे होने की जानकारी देने के लिए अपना नाम कागज पर लिखकर दरवाजे के नीचे से बंद कमरे के अंदर की ओर धकेलना है। अतुल ने उस कागज पर तीनों का नाम लिखा और दरवाजे के नीचे से अंदर धकेला। साथ ही पेन भी अंदर की ओर सरकाया। सब सांस रोककर उस कागज को देखने लगे। अंदर उन्हें किसी के होने की आहट महसूस हुई। सब सांस रोककर अंदर से आने वाली हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। विवेक दरवाजे के नीचे उस कागज को देख रहा था। सचिन और अतुल दोनों कान लगाकर अंदर की आवाज सुन रहे थे। सोनाली ने कागज पर अपना नाम लिखा और धीरे से वह कागज को दरवाजे के नीचे से बाहर की ओर सरकाने लगी। बाहर सब सांस रोककर दरवाजे के नीचे से आने वाली हर हलचल पर नजर रखे हुए थे। सोनाली ने कागज धीरे धीरे सरकाना शुरू किया और कागज बाहर सरकाकर सोनाली भी बाहर से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। विवेक, अतुल और सचिन तीनों सांस रोककर दरवाजे की ओर ही देख रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इतनी जोर से मानो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तीनों एक झटके से पीछे हट गए। उस कमरे के भीतर सोनाली नहीं थी। शायद कोई भयानक आत्मा उस कमरे के अंदर से सबको चेतावनी दे रही थी कि तुम सबका बुरा वक्त आ रहा है। वह दस्तक सोनाली ने भी साफ साफ सुनी और डर के मारे अपनी आंखें कस के बंद करते हुए मुंह को भी अपने हाथों से दबाकर रखा। वह उन सब के पीछे के कमरे में थी। कुछ देर तक वह आवाजें लगातार आती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया। अब सबको आवाज आ रही थी तो सिर्फ अपनी तेज हुई सांसों की। सब अपने भीतर के डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें खुद नहीं पता था ऐसा कब तक और कितनी देर तक बर्दाश्त करने वाले थे। वक्त मानो कछुए की चाल जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राहुल मिलेगा या नहीं, इसका तो किसी को पता नहीं था, पर जो साथ थे वे भी बिछड़ रहे थे। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया। अपने डर पर काबू रखते हुए सोनाली ने जेब में हाथ डालकर माचिस की डिबिया निकाली। डर भरी आंखों से चारों ओर देखते हुए माचिस की तीली से मोमबत्ती जलाई और नीचे जमीन पर एक जगह रख दी। उस मोमबत्ती की वजह से कमरा थोड़ा रोशन हो उठा। टॉर्च हाथ में लेकर वह कमरे का एक एक कोना ठीक से देखने लगी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब वह अपने दोस्तों से बिछड़ चुकी थी और अकेली एक अनजान अंधेरे कमरे के भीतर खौफनाक सन्नाटे में खड़ी थी। डर क्या होता है अब उसे महसूस होने लगा था और उसी डर की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगीं। सिर्फ माथे पर ही नहीं, बल्कि पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। कान के पीछे से पसीने की बूंदें धीरे धीरे नीचे गर्दन तक आ रही थीं। डर के मारे सोनाली का गला पूरी तरह से सूख गया था, मगर पानी की बोतल किसी के भी पास नहीं थी। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए कमरे में धीरे धीरे
आगे बढ़ने लगी। तभी कमरे के दाएं कोने में उसे कुछ दिखाई दिया। अपनी टॉर्च की रोशनी डालते हुए उस चीज को गौर से देखा। जैसे एक पुरानी किताब पड़ी हुई दिखाई दी, जिस पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। थोड़ी हैरानी से उस किताब को उठाकर सोनाली टॉर्च की रोशनी में देखने लगी। इधर सचिन, अतुल और विवेक तीनों एक जगह पर सोनाली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी सचिन थोड़ा घबराकर धीमी आवाज में बोला, हम एक बात भूल रहे थे। क्या? अतुल ने पूछा। हमने दोनों फ्लोर पर रोशनी जलाकर उजाला किया है, पर हमने यह नहीं देखा कि इस बंगले में बेसमेंट है या नहीं। अगर नहीं तो हम किस्मत वाले हैं, और अगर है तो समझ लो हमारी लग चुकी है। मतलब अगर बेसमेंट है तो वहां रोशनी करनी होगी, और अब तक वहां अंधेरे का मतलब है कि आत्मा हमारी चारों ओर मौत बनकर मंडरा रही है। हमें मारकर वह उसी जगह घसीट कर ले जाएगी। अंधेरा उनकी ताकत होता है और उजाला कमजोरी, इसलिए बेसमेंट ढूंढना होगा। पहले सोनाली को ढूंढते हैं, विवेक ने कहा। एक काम करते हैं, तुम सोनाली को ढूंढो, हम बेसमेंट कहां है देखते हैं, अतुल ने विवेक से कहा। यार मुझे अकेले मत छोड़ो, विवेक डरी सहमी आवाज में कहा। सचिन ने विवेक के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अकेले हो पर यहां उजाला हो चुका है। ओके, और फिर भी रूल्स याद रखना, कोई भी दरवाजा मत खटखटाना। रात के 1:30 बज चुके थे। सचिन और अतुल दोनों दूसरी तरफ चले गए। अब उस जगह विवेक अकेला था। हर दरवाजे के नीचे टॉर्च की रोशनी डालते हुए वह चलने लगा। इधर किसी अनजान कमरे के भीतर फंसी सोनाली टॉर्च की रोशनी में किताब को ठीक तरह से देखने लगी। किताब काफी पुरानी लग रही थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और किताब जमीन पर रखकर टॉर्च की रोशनी में किताब के पन्ने पलटने लगी। उस किताब के पहले ही पन्ने पर काली पेंसिल से बनाए मकड़ी के जाल का चित्र था। उस मकड़ी के जाल में फंसे छोटे छोटे कीड़े भी दिखाई दे रहे थे, और बीच में वह मकड़ी। बड़ी अजीब सी किताब थी। दरअसल वह एक किताब नहीं बल्कि ड्राइंग बुक थी, जिसमें पेन और पेंसिल से कुछ हाथों से बनाए बेरंग चित्र थे। अजीब अजीब तरह की आकृतियां, जैसे कोई अजीब सा काला साया सफेद कागज पर उतार गया था। पर हर आकृति में उस चित्र की आंखें इस तरह बनाई गई थीं, मानो वह आप ही को देख रही हो, जैसे कोई जीवित इंसान अपने सामने वाले इंसान पर नजर रख रहा हो। एक चित्र ऐसा था कि एक इंसान के अंगों से कुछ डरावनी आकृतियां खून चूसकर उसे मार रही थीं। अगली आकृति में सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बनाया था, जिसका खून चूसकर निकालने की वजह से बचा हुआ मांस हड्डियों से चिपका हुआ हो। इस तरह की डरावनी आकृतियां। उसने दोबारा पन्ने पलटने शुरू किए। सोनाली ने पन्ना पलटा और वह चित्र देखकर उसके दिल में अजीब सा डर जागने लगा। वह डरी सहमी आंखों से कागज पर उतारी पेंटिंग निहारने लगी। चित्र में वीरान जंगल के बीच एक औरत की डरावनी पर अजीब सी आकृति थी, जिसका पिछला हिस्सा कागज पर उतारा था। सूखे पेड़ों की टहनियां, जमीन पर मरे जानवरों के शव, इन सबको देखती वह औरत, उसके काले घने खुले बाल घुटनों से भी नीचे तक आ रहे थे। हाथों में चूड़ियां, सफेद साड़ी के नीचे से दिखने वाली पैर की एड़ियां, सब अजीब सा लग रहा था। सोनाली को कुछ अजीब लगा। उस औरत के पैर आगे की तरफ थे और चेहरा उल्टी दिशा में। शायद उसका चेहरा आगे की तरफ ही बालों में ढका होगा। इतना अजीब चित्र कौन और क्यों बनाएगा? सोचते हुए सोनाली ने उस पेंटिंग पर धीरे से हाथ फेरा और एकदम से चौंक गई। बालों के बीच से उस औरत की सफेद आंखें दिखाई देने लगीं। यह देखकर सोनाली के दिल की धड़कन ही रुक गई। वह हैरान हो गई। अभी तो चेहरा बालों से ढका था, अब ये आंखें। टॉर्च की सफेद रोशनी में वह पेंटिंग कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। उस पेंटिंग से औरत की आंखें मानो चित्र से सोनाली को ही घूर रही थीं। सोनाली ने चित्र पलटा। अगले चित्र में वही औरत सिर्फ एक बाजू में खड़ी हुई दिखाई देने लगी। फिर अगले चित्र में वह जैसे थोड़ी आगे बढ़ी। सोनाली एक एक करके पन्ने पलटती गई और मानो वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किताब से बाहर निकलने लगी। सोनाली के हाथ कांप रहे थे। उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। हिम्मत जुटाकर उसने आखिरी पन्ना पलटा और सन्न रह गई, क्योंकि पन्ना खाली था और नीचे लाल खून जैसी स्याही से लिखा था, मैं तुम्हारे पीछे हूं। जैसे ही सोनाली ने शब्द पढ़े, ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन के पसीने को छूते हुए जमीन पर रखी जलती मोमबत्ती को बुझाकर चला गया। हवा के झोंके से सोनाली के बदन पर एक तेज सिहरन दौड़ गई।
मानो उसे किसी ने छू लिया हो, और अगले ही पल उसके हाथ में रोशनी का इकलौता स्रोत, उसकी टॉर्च भी बंद होने लगी। टॉर्च को शुरू करने के लिए उसने एक दो बार उसे जोर से हाथ मारा, पर वह फिर भी बंद हो गई। अब उस कमरे में न तो टॉर्च की रोशनी थी और न ही मोमबत्ती की। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि मानो किसी ने नुकीले हथियार से आपकी दोनों आंखें फोड़कर आपको अंधेरे कमरे में ही छोड़ दिया हो। सोनाली कुछ समझ पाती तभी उसके पीछे फैले काले घने अंधेरे से कोई रेंगता हुआ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। डरी सहमी सोनाली ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला, पर वह कब का बंद हो चुका था। दूसरे पॉकेट में से उसने माचिस की डिबिया निकाली और थर थर कांपते हाथों से तिली जलाने की कोशिश करने लगी। 4-5 तिलियां टूट गईं, पर एक भी तिली नहीं जला पाई। वह आहट अब धीरे धीरे तेज होने लगी और डर के मारे सोनाली के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह आवाज अब धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगी और उस खौफनाक आवाज की वजह से उसे रोना आ रहा था। तिली जलाते वक्त झटके से माचिस की डिबिया नीचे गिर गई और सोनाली की बची खुची हिम्मत भी टूटने लगी। उसने दोबारा अपनी दूसरी जेब में हाथ डालकर लाइटर निकालने की कोशिश की। वह काफी घबराई हुई थी। डर मानो किसी जहर की तरह उसी नस नस में घुलकर उसके दिमाग को लाचार बना रहा था। खटखट आवाज करते हुए उसने लाइटर शुरू करने की कोशिश की, पर सिर्फ एक चिंगारी ही निकल रही थी। लाइटर को जलाते वक्त वह अपनी खौफ से भरी नजरें काले घने अंधेरे में चारों तरफ घुमाने लगी। उसने 2-3 बार लाइटर अपने दूसरे हाथ पर दे मारा और फिर कोशिश करने लगी। लाइटर शुरू हो गया। लाइटर की धीमी सी लौ को देखकर जैसे उसकी जान में जान आ गई। लाइटर की रोशनी में नजरें घुमाते हुए उसने जमीन पर रखी मोमबत्ती उठाई, पर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे तैसे उसने मोमबत्ती जलाई और सब कुछ शांत हो गया। दोबारा एक गहरा सन्नाटा उस जगह पर छा गया। मोमबत्ती की धीमी जलती लौ उस कमरे के अंदर पहले खौफनाक अंधेरे को चीरती हुई अपनी पीली धुंधली सी रोशनी बिखेरने की कोशिश कर रही थी। उस सन्नाटे से एक अजीब सी गंध उसे महसूस होने लगी। वह बदबू इतनी गंदी थी कि अब उसे उल्टी आने लगी। जैसे तैसे उसने जमीन पर रखी किताब उठाई और दाएं हाथ में कसकर पकड़ ली, पर इतनी तेज बदबू। वह खुद से ही बात कर रही थी कि उसे राहुल की एक बात याद आ गई। एक बार एक वीडियो में राहुल ने कहा था, अगर किसी वीरान पड़ी जगह या किसी कमरे में अचानक तेज बदबू आने लगे तो समझ लेना कि वहां कोई बुरी और खतरनाक आत्मा का बसेरा है। अचानक से फैलने वाली बर्दाश्त के बाहर हो रही इस बदबू का मतलब था कि वह आत्मा यही कहीं मौजूद है। उसने अपने हाथों में पकड़ी मोमबत्ती की लौ को उसकी तेज सांसों की वजह से फड़फड़ाते हुए देखा। अपनी सांसों पर काबू रखते हुए वह पीछे मुड़ी। मोमबत्ती की उस धुंधली रोशनी में उसकी नजर कमरे के भीतर हर कोने में पहुंच रही थी, लेकिन पूरा कमरा खाली था। फिर भी वह आवाज कहीं से आ रही थी और ज्यादा दूर भी नहीं थी। वह उसके पास काफी नजदीक से आ रही थी। तभी पीछे से उसे अपनी गर्दन पर हवा के झोंके की ठंडक महसूस हुई। वह समझ चुकी थी कि जो भी वह है वह जमीन पर नहीं बल्कि उसके सिर के बिल्कुल ऊपर आ चुका है। वह सिर के ऊपर वाली छत पर छिपकली की तरह चिपक कर नीचे देख रहा है। अपनी सांसें रोककर उसने दाईं तरफ नजर डाली। सिर्फ 2 कदमों की दूरी पर उस कमरे से बाहर निकलने वाला दरवाजा था। सोनाली ने अपनी नजरें उस दरवाजे पर गड़ा दी। उसे थोड़ी हिम्मत करके दरवाजे से बाहर निकलना था, लेकिन डर उसकी रग रग में जहर की तरह फैल रहा था। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी एक हवा के झोंके से उसके हाथ में जल रही मोमबत्ती बुझ गई। विवेक हर दरवाजे पर रोशनी डालता हुआ चल रहा था कि तभी एक दरवाजे के पास उसे कुछ लिखा हुआ कागज दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसने वह कागज उठाया। वह अपनी सांसें रोककर दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई आवाज या आहट जैसी किसी चीज का जायजा लेने लगा, लेकिन उसे किसी के होने की आहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी सरकाई और कमरे के भीतर गया। इधर लाख ढूंढने पर भी अतुल और सचिन को तहखाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दोनों परेशान होकर हर चीज हर जगह तलाश रहे थे। तभी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश में सचिन के हाथ से टॉर्च फिसलकर नीचे गिर गई।
उस आवाज से दोनों चौंक गए। आवाज से साफ साफ लग रहा था कि नीचे की ओर खाली जगह है, मतलब वे जहां खड़े थे वह फ्लोर लकड़ी का बना था। नीचे गिरी टॉर्च घूमते हुए एक जगह पर रुक गई। टॉर्च की सफेद रोशनी में अतुल को दीवार के सामने लगभग 5 फीट की एक लकड़ी की अलमारी दिखाई दी, लेकिन सचिन का सारा ध्यान लकड़ी के फ्लोर पर था। उसने नीचे गिरी टॉर्च उठाई और घुटनों के बल बैठकर हाथों से नीचे की जमीन टटोलने लगा। अतुल ने भी अपनी टॉर्च की रोशनी अलमारी की तरफ की। अतुल की नजर अलमारी के खुले दरवाजे पर गई, लेकिन वह दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। सचिन को कुछ बताए बिना दबे पैरों से अतुल उस अलमारी की तरफ चलने लगा और सचिन जमीन पर पैर की आवाज करते हुए सीढ़ियों के होने के सुराग ढूंढने लगा। पीछे अतुल अलमारी के पास पहुंच गया और अलमारी का दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खुलने की आवाज से सचिन चौंक गया। उसने टॉर्च की रोशनी अतुल की तरफ डाली और सन्न रह गया। उसने टॉर्च अतुल की तरफ डाली और जैसे सन्न रह गया। चारों ओर फैले घने काले अंधेरे के बीच सचिन के कांपते हुए हाथों से अतुल के चेहरे पर पड़ने वाली टॉर्च की रोशनी और उस सफेद रोशनी की सीधी लकीर में दहशत भरा अतुल का चेहरा था। यह सचिन के लिए दिल दहला देने वाला मंजर था। अतुल उस अलमारी के खुले दरवाजे के भीतर डरी सहमी दहशत भरी नजरों से झांक रहा था, मानो उसने अपनी मौत को सामने देखा हो। वह जोर जोर से चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। वह वहां से दूर भागना चाहता था, लेकिन जैसे किसी ने उसके दोनों पैर कसकर पकड़ रखे थे। अतुल की यह हालत देखकर सचिन का भी दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उन कुछ ही पलों में मानो उसका गला सूख गया था। अतुल को इस तरह देखकर सचिन की हालत ऐसी हो गई कि जैसे उसके शरीर की सारी ताकत किसी ने निचोड़कर निकाल दी हो। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने धीमी आवाज में अतुल से अलमारी का दरवाजा बंद करने को कहा। सचिन की तरफ देखकर अतुल रो रहा था। ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए वह सचिन को अपने नजदीक आने से रोकने लगा। शायद वह अलमारी का दरवाजा बंद करने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन अलमारी के अंदर छिपी वह अनजानी ताकत शायद उसे ऐसा करने से रोक रही थी। अतुल ने सचिन की ओर एक दहशत भरी नजर से देखा और चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। आवाज आ रही थी तो सिर्फ अतुल की तेज चलने वाली सांसों की, जैसे कोई अस्थमा का मरीज जोर जोर से हाँफ रहा हो और उसके फेफड़ों के अंदर की हवा तेजी से बाहर आते हुए गले से टकराकर निकलने वाली उस आवाज की तरह अतुल की भी आवाज लग रही थी। टॉर्च की सफेद रोशनी में अतुल का दहशत भरा चेहरा देखकर सचिन का दिल भी जैसे बैठ गया। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर सचिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब वह अतुल से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। अतुल को अपनी तरफ खींचने के लिए सचिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह अतुल का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने अतुल को एक ही पल में अलमारी के अंदर खींच लिया और अगले ही पल झटके से अलमारी का दरवाजा बंद हो गया। अतुल के हाथ में जलने वाली टॉर्च जमीन पर धड़ाम से गिर गई, जिसके साथ ही वह टॉर्च भी बंद हो गई। वह खौफनाक नजारा देखकर सचिन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह न चीख सकता था और न ही अतुल को आवाज लगा सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो वह आत्मा उसका भी वही हश्र करेगी जो अभी अभी उसके सामने अतुल का हुआ। अब सारे दोस्त अलग अलग हो चुके थे। राहुल को बचाने निकले सभी दोस्त अब खुद उस जगह में फंस चुके थे। कुछ देर तक तो सन्नाटा कायम रहा। अपने सबसे अजीज दोस्त की इस तरह से मौत देखकर सचिन को रोना आ रहा था। वह अब बिल्कुल बेबस और लाचार उस जगह पर खड़ा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल जो उसने देखा उससे मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बेबस और लाचार होकर कमरे के चारों तरफ रोशनी डाल रहा था। कमरे की हर दीवार पर रोशनी डालकर वह गौर से देख रहा था और बेबस होकर घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि जिस कमरे के भीतर वह था उस कमरे में दरवाजा ही नहीं था। जैसे एक खाली बक्सा होता है उसी तरह से वह कमरा दिखाई दे रहा था। यह डरावना दृश्य देखकर उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। लेकिन अगले ही पल वह सब कुछ समझ गया। उसे अपनी ही बात याद आ गई। यह छलावा है जो हमारे दिमाग के साथ खेलेगा। जो सच होगा वह नजरों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आएगा, और जो नजर आएगा वह सिर्फ दिमाग का वहम होगा। कुछ सेकंड तक वह वैसे ही जमीन पर बैठा रहा, बिना कोई हरकत किए, बिल्कुल शांत।
फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं और दोबारा टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखने लगा। कुछ ही कदमों पर उसे वह दरवाजा दिखाई दिया जिससे वह अंदर आया था। उसका डर थोड़ा कम हुआ। आंसू पोंछकर वह उठकर खड़ा हो रहा था कि तभी टॉर्च बंद होने लगी। उसने एक दो बार टॉर्च को हाथ पर मारकर शुरू करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वह समझ गया था कि वह आत्मा उसे यहां से निकलने नहीं देगी, पर वह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की। उस काले घने अंधेरे में सचिन के हाथ के लाइटर की चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी। भले ही उसने हिम्मत जुटा ली थी, पर डर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सचिन के दिल की धड़कन काफी तेज हो रही थी। हर स्पार्क के साथ फैलने वाली रोशनी से सचिन के चेहरे पर डर के मारे जमा होने वाली पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। रह रहकर अतुल के साथ हुई वह खौफनाक घटना उसकी नजरों के सामने आ रही थी और फिर वह दहल उठता। वह लगातार लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अंधेरे में से किसी के उसकी तरफ बढ़ने की आहट उसे महसूस होने लगी। कोई अंधेरे में रेंगता हुआ उसके करीब आ रहा था कि तभी उसे अंधेरे में से एक दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पर हुई वह दस्तक उसके काफी करीब से आती हुई सुनाई दी। तभी उसका लाइटर जल उठा। वह उसी बंद अलमारी के सामने खड़ा था, मतलब दस्तक अलमारी के अंदर से आ रही थी। क्या अतुल जिंदा होगा? अपने पास के बक्से से एक मोमबत्ती निकाली और लाइटर से जलाकर मोमबत्ती नीचे जमीन पर रखते हुए खुद घुटनों के बल बैठकर जेब से पेन और कागज निकाला। अतुल को अपने सामने इस तरह गायब होते देख उसे रोना आ रहा था, पर वो दस्तक, शायद वो जिंदा हो। जैसे तैसे उसने खुद पर काबू रख लिया। कांपते हुए हाथों से कागज पर अपना नाम लिखने लगा। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। लिखते लिखते वह बिना कोई आवाज किए अपने पीछे से आ रही उस आहट को सुनने की कोशिश करने लगा। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे में एक बेहद डरावनी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके पीछे फैले गहरे अंधेरे में कमर के नीचे बेजान पड़े अपने जिस्म को हाथों के सहारे चलकर खुद को घसीटता हुआ ले जा रहा हो। वह आवाज सुनकर सचिन के कांपते हुए हाथ कागज पर ही जम गए। डर के मारे वह एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा था। तभी उसके सामने वाली अलमारी के दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। वह बस मिट्टी के पुतले की तरह बिना हिले वैसे ही बैठा रहा। उसने अपनी नजरें तिरछी करके अपनी दाईं तरफ से आने वाली उस आवाज की ओर देखने की कोशिश की और उसे एक सफेद धुंधली परछाई नजर आई। नीचे की जमीन पर रेंगती हुई वह परछाई धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी। अब कुछ भी करके सचिन को उस कमरे से बाहर निकलना था, पर वह परछाई उसके सिर के ऊपर छत से चिपकी नीचे सचिन की हलचल पर नजर रखे हुए थी। उधर विवेक दरवाजा खोलकर एक कमरे के भीतर आ गया। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से झटके से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। साथ ही उसके हाथ की टॉर्च भी बंद होने लगी। यह देखकर डरपोक विवेक की सांसें तेज हो गईं। झटपट उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और मोमबत्ती जलाई। तब तक टॉर्च बंद हो चुकी थी। जली हुई मोमबत्ती को सामने की ओर पकड़कर वह चलने लगा। उसने देखा कि एक कोने में जमीन पर सोनाली बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सोनाली! आवाज लगाते हुए वह सोनाली के नजदीक गया। सोनाली को इस हालत में देखकर वह काफी डरा हुआ था। जैसे तैसे मोमबत्ती साइड में खड़ी करके वह सोनाली को जगाने की कोशिश करने लगा, पर वह पूरी तरह बेहोश थी। वह सोनाली के गालों पर हल्के से थपकी देते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बात विवेक ने नोटिस की, और वह यह कि मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी में सोनाली बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका बदन पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। उसके गोरे गालों और माथे पर जमी पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। विवेक धीरे से उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों की लटें अपनी उंगलियों से हटाते हुए उसके चेहरे को निहारने लगा। कमाल की खूबसूरत थी सोनाली, जैसे चांदी को पिघलाकर उसकी नाजुक सी मूरत बनाई हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर बिखरे रेशमी बालों को देखकर लग रहा था कि पूर्णिमा के चांद को काले बादलों ने घेर लिया हो। ऐसा लग रहा था मानो वह बेहोश नहीं बल्कि आराम से सो रही हो।
तेज सांसों की वजह से सोनाली का उभरता हुआ सीना देखकर विवेक की आंखें चमक उठीं। अपने उल्टे हाथ से उसने सोनाली के चेहरे को और गालों को सहलाना शुरू किया। सोनाली के चेहरे के पसीने को हल्के से सूंघते हुए उसने लंबी सांस ली, जैसे वह मदहोश हो रहा हो। अब उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे सोनाली की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। एक एक करके उसने शर्ट के सारे बटन खोल दिए। ये सब करते हुए उसकी धड़कन काफी तेज हो गई थी। गला सूख रहा था। कांपते हाथों से उसने शर्ट को एक बाजू से हटाना शुरू किया। सोनाली ने अंदर डार्क लाल रंग की ब्रा पहनी हुई थी, जो पसीने की वजह से कुछ जगहों पर पूरी तरह गीली नजर आ रही थी। ब्रा के अंदर से आधे खुले अंगों को देखकर विवेक जैसे पागल हो गया। मोमबत्ती की हल्की धीमी रोशनी में सब कुछ बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। विवेक ने अपने हाथ को सोनाली के गालों को सहलाते हुए धीरे धीरे उसके गले तक ले आया। उसकी आंखों में अजीब सा वहशीपन जागने लगा। गले से हाथ को सहलाते हुए उसने हल्के से उसे सीने तक नीचे ले जाकर सोनाली के खुले पेट को सहलाते हुए कहा, भला की खूबसूरत हो तुम। सोनाली की नाजुक मखमली काया को छूकर विवेक ने अपना आपा खो दिया था। नीचे से ऊपर की तरफ नजरें गड़ाते हुए वह सोनाली के चेहरे को निहारते हुए बोलने लगा, तुझे क्या लगा मैं उस बेवकूफ राहुल के लिए यहां आया हूं? मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं जान। कई बार तुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, पर तू हाथ में नहीं आई, मगर कभी सोचा नहीं था कि इस तरह हाथ आएगी। उसने हल्के से सोनाली के गालों पर किस किया और मदहोशी भरी नजरों से सोनाली के पसीने से भीगे बदन को देखने लगा। सोनाली के गुलाबी होठों पर उसने अपनी नजरें गड़ा दी और धीरे धीरे वह सोनाली के होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें भी काफी तेज हो गई थीं। उसने अपने होठों को हल्के से सोनाली के होठों पर रखा और चूमने लगा। तभी एक कागज दरवाजे की दूसरी तरफ से अंदर की ओर सरकने लगा। उस पर कुछ लिखा हुआ था, पर विवेक का ध्यान उस पर नहीं गया। तभी एक हल्के हवा के झोंके से साइड में रखी हुई मोमबत्ती बुझ गई और पूरा कमरा काले घने अंधेरे में डूब गया। साथ ही एक अजीब सी आवाज उसके कानों में लगातार गूंजने लगी, जैसे कोई सारी मक्खियां उसके इर्द गिर्द मंडरा रही हों, अपने चारों ओर फैले घने अंधेरे में गूंजती। जैसी आवाज अब इतनी तेज हो गई थी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विवेक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जलाने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में लाइटर जल गया। लाइटर की रोशनी में उसे अपने आसपास कई मक्खियों का झुंड दिखाई दिया। हाथ से उन्हें हटाते हुए उसने लाइटर की रोशनी जमीन पर लेटी सोनाली की तरफ की और डर के मारे उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। नीचे का वह डरावना दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे एक सड़ी हुई लाश थी, जिससे कई सारे मांस खाने वाले लार्वा और कीड़े निकलकर जमीन पर इधर उधर फैल रहे थे और वो मक्खियां उसी लाश के ऊपर मंडरा रही थीं। वह जमीन पर जिस जगह बैठा था वहां भी बहुत से कीड़े उसके शरीर के नीचे आकर कुचल चुके थे। उस लाश के मुंह से भी कई सारे कीड़े और मक्खियां बाहर निकल रही थीं। तभी विवेक को भी अपने मुंह पर कुछ सरसराने की हलचल महसूस हुई। उसने लाइटर अपने चेहरे की तरफ किया और उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट गई। उसके मुंह के बाहर और अंदर भी कुछ मांस खाने वाले लार्वा चले गए थे। अपने मुंह के भीतर उन कीड़ों की हलचल को वह साफ साफ महसूस कर सकता था। उस बेहद घिनौनी हलचल से उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अब वह सब कुछ उसके बर्दाश्त के बाहर था। जोर जोर से चीखते हुए डर के मारे उसने जमीन पर थूक दिया। सच में उसकी थूक से कुछ लार्वा जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देने लगे। विवेक को मानो उल्टी आने लगी। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसकी उल्टियों की आवाज उसी कमरे के बाहर कुछ कदमों पर कोई खड़ा होकर साफ साफ सुन रहा था। रात के सन्नाटे में विवेक की लगातार उल्टी करने की वह आवाज काफी डरावनी लग रही थी। उल्टी करते हुए उसकी नजर दरवाजे के नीचे से अंदर आई उस कागज पर गई। उसने कागज उठाया और नाम देखा, सोनाली। नाम पढ़कर एक पल का भी इंतजार किए बिना उसने झट से दरवाजा खोला और बाहर आ गया, पर बाहर आते ही दोबारा उल्टी करने लगा। सोनाली हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए सामने वाली दीवार से पीठ के बल चिपककर खड़ी थी और डर के मारे विवेक को ही देख रही थी। विवेक को इस तरह घबराया और लगातार उल्टी करते देख
कांपती हुई धीमी आवाज में उसके मुंह से शब्द निकले, विवेक, क्या हुआ? उल्टी करने के लिए कमर में झुका विवेक सामने खड़ी सोनाली को देखते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। वह छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। विवेक की यह हालत देखकर डर के मारे सोनाली के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह जैसे पूरी तरह बेबस होकर विवेक की ओर देख रही थी। विवेक उसे कुछ बोल पाता तभी उसका पूरा बदन जैसे अकड़ गया। वह झट से अपने पीछे वाली दीवार की तरफ मुड़ा और बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से अपना सिर उस दीवार पर पटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। विवेक की हालत देखकर सोनाली डर के मारे कांप रही थी। 8-10 बार सिर पटकने के बाद अचानक विवेक ने अपना सिर पटकना बंद कर दिया। दीवार से नीचे बहने वाली खून की बूंदों की तरफ देखते हुए वह एकदम शांत खड़ा हो गया। खून को देखकर वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। रोती हुई सोनाली की आवाज कानों पर पड़ते ही उसने झट से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसका वह डरावना रूप देखकर सोनाली सिहर उठी। उसके सिर पर बड़ा सा घाव बन गया था जिससे लगातार बहता खून उसके चेहरे से नीचे कपड़ों तक पहुंच गया था। वह कुछ सेकंड तक वैसे ही सोनाली को घूरता रहा। उसका दहशत भरा रूप देखकर सोनाली डर के मारे कांपने लगी। वह वहां से भागना चाहती थी। वह इतनी दहशत में थी कि उसके कांपते हाथ में पकड़ी मोमबत्ती का मोम पिघलकर उसके हाथ पर आ गया था। वह सिर्फ विवेक पर ही नजरें गड़ाए खड़ी थी। सोनाली की तरफ देखते हुए विवेक ने अचानक अपनी गर्दन गोल गोल घुमानी शुरू कर दी। मोमबत्ती की पीली धुंधली रोशनी में खून से तरबतर विवेक की वह हरकत इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी भी आम इंसान को दिल का दौरा पड़ जाए। अगले ही पल उसने अपनी गर्दन घुमाना बंद किया और छत की तरफ देखने लगा जैसे छत पर कुछ था। उसकी नजर धीरे धीरे छत से दीवार पर आकर टिकी। सोनाली भी उसी तरफ नजरें गड़ाए गौर से देखने लगी, पर शायद उसकी आंखें वह नहीं देख पा रही थीं जो विवेक देख रहा था। धीरे धीरे विवेक ने अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई, मानो वह अपने पीछे खुले दरवाजे के भीतर उस काले घने अंधेरे की तरफ इशारा कर रहा हो। सोनाली अपने मुंह पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। उसकी तेज सांसों से एकदम मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाई। तभी विवेक ने झट से अपनी गर्दन घुमाकर सामने खड़ी सोनाली की तरफ देखा। माथे पर बने जख्म से निकलने वाला लाल गाढ़ा खून उसकी आंखों में उतरकर मुंह में चला गया था। सोनाली की डरी सहमी आंखों में देखते हुए उसने अपने बाएं हाथ की कलाई दांतों में पकड़ी और बिना कुछ सोचे समझे अपने दांत हाथ की कलाई के मांस के भीतर खस्सस करके घुसा दिए। विवेक की यह वहशी हरकत देखकर सोनाली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ समझ पाती कि अगले ही पल जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार का मांस नोचता है, उसी तरह विवेक ने अपने हाथ का मांस दांतों से नोच कर निकाल दिया। हाथ की नसें कटते ही लाल गाढ़े खून का एक उबाल निकलकर जमीन पर बहने लगा। नीचे की जमीन खून से लथपथ हो गई थी। सोनाली इस भयानक हादसे से संभल पाती तभी किसी ने विवेक को झट से दोबारा उसी कमरे के अंदर खींच लिया। अपनी आंखों के सामने घटी इस खौफनाक घटना ने मानो सोनाली का दिल गले तक पहुंचा दिया था। जैसे किसी हादसे से इंसान की सोचने, समझने, सुनने और बोलने की ताकत खत्म हो जाती है, वैसे ही सोनाली सुन्न पड़ गई थी, जैसे वह कोमा में हो। वह कौन है, कहां है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। शायद उसका दिमाग जरूरत से ज्यादा डर बर्दाश्त कर रहा था, पर अब दीवार के सहारे खड़ी जिंदा लाश की तरह उसकी आंखें सामने वाले कमरे के भीतर फैले काले गहरे अंधेरे पर टिकी हुई थीं। उस कमरे का दरवाजा अभी भी खुला था। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा, जैसे किसी बड़े धमाके के बाद कानों के भीतर एक सन्नाटे की गूंज कायम रहती है, उसी तरह सब शांत था। तभी मोमबत्ती से पिघला मोम हाथ पर गिरा और वह दोबारा होश में आई। उसकी नजर दरवाजे के बाहर जमीन पर गई और उसे झट से याद आया कि किसी ने विवेक को उस कमरे में खींच लिया था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कमरे की तरफ पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी उस कमरे के भीतर फैले काले गहरे अंधेरे से विवेक की दर्द भरी कराहने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। कांपते हुए हाथों से उसने अपनी जेब से एक और मोमबत्ती निकाली, उसे जलाकर जमीन पर रख दिया और एक मोमबत्ती हाथ में लेकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। विवेक अभी भी कराह रहा था। उसकी यह दर्द भरी आवाज सुनकर सोनाली भी सिसक सिसक कर रोने लगी।
विवेक की लगातार कानों पर पड़ने वाली चीखें सुनकर सोनाली की भी चीख निकल रही थी, पर जैसे तैसे वह अपने डर पर काबू रख रही थी। एक हाथ अपने मुंह पर रखकर वह डर के मारे फूट फूट कर रो रही थी। उस अंधेरे कमरे से इतनी डरावनी आवाज आ रही थी मानो कोई विवेक की हड्डियां तोड़ रहा हो, और उस जानलेवा दर्द के मारे विवेक जानवरों की तरह चिल्ला रहा था। सोनाली ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल पाए। वह लगातार रोए जा रही थी, पर फिर से हिम्मत जुटाकर वह उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। विवेक की कराहने की आवाज सुनकर उसके पैर जैसे जमीन पर ही जम गए थे। लाख कोशिशों के बावजूद वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। अपने दोस्त की हालत देखकर सोनाली की हिम्मत टूट चुकी थी। डर के मारे वह रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना सिर घुटनों के बीच दबाकर दोनों हाथों से कान बंद कर ली। विवेक की चीखें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसे लग रहा था कि वह भी विवेक के साथ जोर जोर से चीखे, अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर चिल्लाए ताकि उसकी आवाज दूर दूर तक जाए और कोई तो उसे यहां से बचाने के लिए पहुंचे। पर वह रोती बिलखती अपनी गर्दन घुटनों में छुपाए बैठी रही। यहां आने का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था, पर अब कोई फायदा नहीं था। उस अंधेरे कमरे से आई विवेक की भयानक चीख के साथ ही सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। एक जानलेवा सन्नाटा। उस खौफनाक सन्नाटे में सिर्फ सोनाली की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वह सिसक सिसक कर रो रही थी। अब दोबारा चारों ओर खौफनाक सन्नाटे ने अपनी जगह ले ली। उसने अपने कानों से हाथ हटा ली, एक हाथ से जमीन पर रखी मोमबत्ती उठाई और उस अंधेरे कमरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे खड़ी हो गई। एक हाथ से मुंह में ठूंसा हुआ रुमाल बाहर निकाला और दोबारा पैंट की जेब में रख लिया। उसकी तेज सांसों से मोमबत्ती की ज्योति फड़फड़ा रही थी। वह धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी कमरे के काले अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर उसने अपना आगे बढ़ाया हुआ कदम वापस जमीन पर रख दिया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपने नुकीले नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। उस आवाज से सोनाली के कदम रुक गए। उसने अपनी डर भरी निगाहें कमरे के भीतर गड़ा दी। कमरे के भीतर से एक अनजानी आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर आ रहा हो। शायद विवेक होगा, पर वह आवाज चलने की नहीं बल्कि जमीन पर घसीटने की थी, जैसे किसी को बेरहमी से घसीटा जा रहा हो। डर, एक अनजान डर सोनाली के रोम रोम में सिहरन पैदा कर रहा था। डर के मारे उसकी आवाज में कंपी छूट गई थी। होंठ थरथरा रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे थे। और फिर जो हुआ, उसने उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। कमरे के काले गहरे अंधेरे से कोई जमीन पर रेंगता हुआ बाहर आने लगा। दरवाजे से बाहर आकर वह वहीं रुक गया। हाथ पैर टूटे हुए एक शव की तरह वह सामने पड़ा था। वह नजारा देखकर सोनाली की चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद की आवाज अंदर ही दबा ली। अपनी थरथराती नजरों से न चाहते हुए भी वह उस खौफनाक नजारे को देखने के लिए मजबूर थी। जमीन पर पड़ा वह शव अब अपने टूटे हुए हाथ पैर सीधा करने लगा, जिससे उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। वह अब धीरे धीरे खड़ा होने लगा। अपने शरीर को अजीब सी अवस्था में तोड़ते मरोड़ते हुए वह पूरी तरह से खड़ा हो गया था। वह कोई औरत लग रही थी। उस औरत के बाल काफी लंबे थे, जो सिर से लेकर जमीन तक रेंगते नजर आ रहे थे, पर अंधेरे के कारण वह बस एक धुंधली सी सफेद आकृति जैसी दिखाई दे रही थी। सोनाली का दिल डर के मारे मुंह तक आ गया था। वह वहां से भागना चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ कर रखे हों। डर भरी नजरों से उसने नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोमबत्ती की पीली धुंधली सी रोशनी में उसे विवेक दिखाई दिया, पर उसकी आंखें नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें निकाल ली गई हों, बस खाली जगह बची थी। उसकी आंखों से निकलता खून चेहरे पर काले धब्बों में तब्दील हो गया था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। दोनों हाथ जैसे कंधों से उखाड़कर तोड़ दिए गए थे। विवेक ने सोनाली की तरफ चेहरा किया और अपना मुंह खोला। शायद वह चीखना चाहता था, पर सिर्फ हवा निकल रही थी। सोनाली आंखें फाड़कर वह खौफनाक नजारा देख रही थी।
तभी उसके गले में काले बालों का फंदा बनता हुआ नजर आया और अगले ही पल विवेक को घसीटते हुए वह बाल उसे कमरे के अंदर खींच ले गए और जोर से दरवाजा बंद हो गया। यह नजारा देखकर सोनाली वहां से भागने लगी, पर सामने से आते सचिन से टकरा गई। वह रोना चाहती थी, पर हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। सोनाली, पहले शांत हो जाओ, खुद को संभालो सोनाली। पर वह उस कमरे की तरफ हाथ दिखाकर रोने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? कहां थी तुम? और यह आवाज कैसी थी? सचिन के एक के बाद एक सवालों की बौछार सुनकर सोनाली डर से कांप रही थी। वह जोर से चीखना चाहती थी, पर सचिन ने उसके मुंह को दबा रखा था। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। सचिन ने उसे हौसला देते हुए उसके मुंह से हाथ हटाया। कोई विवेक को उस कमरे में खींच कर ले गया। सोनाली की कांपती हुई आवाज सुनकर सचिन ने उसे थोड़ा हौसला दिया। डरो मत, अब हमें किसी भी कीमत पर एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। और तभी उसकी नजर सोनाली के पास रखी उस किताब पर पड़ी। तुम्हें यह किताब कहां से मिल गई? सचिन ने पूछा। एक कमरे में थी, शायद इस जगह के कुछ राज हमें पता चल जाएंगे। सचिन ने किताब अपने हाथ में लेकर पन्ने पलटकर देखने लगा। किताब में बनी कुछ डरावनी आकृतियों को देखकर वह हैरान हो गया। लोगों के डर भरे चेहरों की आकृतियां, जैसे वे रहम की भीख मांग रहे हों। पर उनमें से एक आकृति देखकर वह हैरान हो गया। उस आकृति को देखकर उसे कुछ याद आ गया। सोनाली ने उसका हाथ पकड़कर नजरों से इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? पर वह कुछ बताने की हालत में नहीं था। सोनाली ने वह चित्र देखा। एक खुली अलमारी के सामने खड़े आदमी का चित्र था। चित्र में वह आदमी डर भरी आंखों से देख रहा था, मानो वह अभी मरने वाला है। वह चित्र देखकर सोनाली भी हैरान हो गई। यह चित्र तो किताब में नहीं था, शायद गलती से छूट गया होगा। वह कुछ नहीं समझी, पर सचिन समझ गया कि यह घटना कुछ ही देर पहले अतुल के साथ घटी थी। पर आगे के पन्ने पूरी तरह से खाली थे। यह देखकर सोनाली बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने पन्नों पर एक औरत की डरावनी आकृति देखी थी, पर वह आकृति अब वहां नहीं थी। सारे पन्ने खाली थे। सोनाली पूरी तरह से हैरान थी। अब दोनों हॉल के बीचों बीच खड़े थे। सचिन अपने आसपास लकड़ी का सामान इकट्ठा करने लगा। बिना कोई सवाल किए सोनाली सिर्फ उसकी यह हरकत देख रही थी। कुछ लकड़ी का सामान तोड़कर सचिन बीचों बीच बड़ी सी आग जलाने की कोशिश करने लगा। तभी कहीं दूर अंधेरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सोनाली और सचिन दोनों ही चौंक गए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। क्या तुमने किसी की आवाज सुनी? सोनाली ने दबी आवाज में सचिन से पूछा। सचिन ने सिर्फ हां में गर्दन हिलाई। अब दोनों सांस रोककर दोबारा वही आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। एक वीरान जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला था। आवाज आ रही थी तो सिर्फ डर की वजह से दोनों की तेज धड़कन और सांसों की। तभी दोनों ने एक हल्की सी आवाज सुनी। किसी ने सोनाली को उसका नाम लेकर पुकारा था। सोनाली ने झट से पहचान लिया। वह आवाज राहुल की थी। सोनाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुस्कुराते हुए उसने भी आवाज दी, राहुल, कहां हो तुम? सोनाली को इस तरह आवाज लगाते देख सचिन पूरी तरह से शौक में था। चारों ओर फैले घने अंधेरे से आती उन आवाजों की तरफ देखते हुए सोनाली जोर जोर से राहुल को पुकार रही थी। सोनाली का हाथ पकड़ते हुए कांपती धीमी आवाज में सचिन ने उसे समझाने लगा, सोनाली, वह राहुल नहीं है, वह शैतानी आत्मा है जो हमें भटका रही है। पर सोनाली की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। यहां आने के बाद लगातार जो डर उसने महसूस किया था वह सब झटके में गायब हो गया। नहीं सचिन, वह राहुल ही है। मैं उसकी आवाज पहचानती हूं। वह यहीं कहीं है। हमें उसे ढूंढना होगा। चलो मेरे साथ। सोनाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सचिन को समझा रही थी, पर वह खुद कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। सचिन ने गुस्से से उसका गला अपने दाहिने हाथ से हल्के दबाते हुए कहा, राहुल मर चुका है। और सिर्फ राहुल ही नहीं, बल्कि अतुल और विवेक भी। और इतना ही नहीं, और भी कई लोग यहां पर इसी तरह फंसकर मारे गए हैं। अब यहां सिर्फ हम दोनों जिंदा हैं। और अगर जिंदा रहना है तो हमें सूरज निकलने तक इसी जगह रोशनी में रुकना होगा। सचिन ने उसका गला अभी भी वैसे ही दबाए रखा था। उसकी बात सुनकर सोनाली फूट फूट कर रोते हुए धीमी आवाज में बोली, मेरा राहुल नहीं मर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसकी आवाज सुन सकती हूं।
वह मुझे आवाज लगा रहा है। सोनाली को इस तरह रोते देख सचिन को भी रोना आ रहा था। खुद पर काबू रखते हुए कांपती हुई आवाज में वह समझाने लगा, सोनाली, यही सच है, सब मर चुके हैं, यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। बोलते हुए उसने सोनाली का गला छोड़ा और जमीन पर रखी किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटकर उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर अलमारी के सामने खड़े एक डरे सहमे इंसान की आकृति थी। उस चित्र को देखते हुए सचिन ने कहा, जिस भी इंसान को वह आत्मा इस जगह मार देती है उसका चित्र इस किताब में बन जाता है। अतुल इसी अलमारी से गायब हुआ था। उसने अगला पन्ना पलटा और दरवाजे के पास खड़े खून से लथपथ इंसान का चित्र दिखाया। चित्र में उस इंसान के माथे पर गहरा घाव बना था और चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। सोनाली ने पहचान लिया, वह विवेक था जो इसी तरह एक कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा था और झट से किसी ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। फिर एक पन्ना पलटा और सोनाली वह चित्र देखकर दंग रह गई। एक जमीन पर पड़े इंसान का चित्र था। वह बिल्कुल राहुल की तरह दिख रहा था। उसके पास कोई मांस खाने वाले, रेंगने वाले कीड़े दिखाई दे रहे थे। मतलब किसी कमरे में राहुल की लाश सड़ रही थी। उसकी तरफ देखते हुए सचिन बोला, अब तक जिन लोगों की जान इस घर में गई है उनके हाथ से बनाए चित्र इस किताब में बन जाते हैं। राहुल जिंदा नहीं है, यह बात सोनाली बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दीवार के सहारे वह फूट फूट कर रोते हुए नीचे बैठ गई। सचिन, हमें उस इंस्पेक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें ऐसी जगह नहीं आना चाहिए थी जिसके बारे में सच में कुछ भी पता ना हो। अगर हम राहुल को ढूंढने की गलती न करते तो विवेक और अतुल आज जिंदा होते। मेरी वजह से उन बेचारों की जान गई और अब हम भी खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। वह आगे कुछ बोलती तभी एक अजीब सी आवाज दोनों ने साफ साफ सुनी, मानो जैसे कोई उनकी तरफ धीरे धीरे रेंगता घसीटता हुआ आ रहा हो। सोनाली डर के मारे सचिन की तरफ देखने लगी। दोनों भी डर भरी निगाहों से अपने चारों ओर देखने लगे। 3-4 मोमबत्तियों की हल्की रोशनी उस जगह फैली थी जिससे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। सोनाली ने हिम्मत जुटाकर सचिन से कहा, सचिन, हमें ज्यादा मोमबत्तियां जलानी होंगी और हो सके तो वह सामने पड़ी लकड़ियों में आग लगाकर जितना ज्यादा हो सके उजाला करना होगा। सोनाली की हिम्मत देखकर सचिन को भी हिम्मत आ गई। दोनों पूरे हॉल में कई मोमबत्तियां जलाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने 20-25 मोमबत्तियां हॉल के भीतर जलाकर रख दी। अब पूरे हॉल में मोमबत्तियों की पीली रोशनी से काफी उजाला हो गया था। दोनों अब हॉल के बीचों बीच रखी उन लकड़ियों को जलाने के कागज के टुकड़े जमा करने लगे। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। अब सारी अजीब अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। सचिन ने कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठा किए और जमा की हुई लकड़ियों के पास गया। एक जली हुई मोमबत्ती से वह कागज जलाने की कोशिश करने लगा। सोनाली दीवार के सहारे बेबस बैठी सचिन की हरकतों को चुपचाप देख रही थी। अब उन्हें वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। न उनका मोबाइल चल रहा था, न उनके कपड़ों पर लगे कैमरे। शायद इस जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ देर के बाद काम करना बंद कर देते हैं। अब उन्हें किसी भी कीमत पर इसी जगह रुककर सूरज निकलने का इंतजार करना था। पर वक्त मानो कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सचिन ने मोमबत्ती से कागज जलाया और लकड़ियों के बीच से अंदर सरकाने लगा। तभी सामने वाली सीढ़ियों से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। डर के मारे सोनाली ने सीढ़ियों की तरफ देखा और धीरे से आवाज दी, सचिन। उसने सोनाली की तरफ देखा। सोनाली की नजरें सीढ़ियों की तरफ थीं। उसने भी सीढ़ियों की तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन सीढ़ियों पर काफी अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कोई उस लकड़ी की सीढ़ियों से अपना जिस्म घसीटता हुआ नीचे ला रहा था। अब वह घसीटे जाने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। दीवार से चिपके हुए जमीन पर बैठी सोनाली ने डर के मारे अपना पूरा जिस्म समेट लिया। तभी हवा के हल्के झोंके से हॉल के अंदर जलने वाली मोमबत्तियों की ज्योति एकदम से फड़फड़ाने लगी। सोनाली की डरी सहमी नजरें मोमबत्तियों की फड़फड़ाती रोशनी को गौर से देख रही थीं। तभी वह आवाज सुनाई दी। आवाज मरने से पहले विवेक की दर्द से कराहने की आवाज। विवेक की वह आवाज सुनकर कुछ देर पहले का खौफनाक दृश्य सोनाली की नजरों के सामने जैसे तैरने लगा।
कि कैसे अंधेरे में खड़ी उस औरत की धुंधली सी परछाई ने विवेक को अपने बालों के फंदे से खींच लिया था। फिर हड्डियों के टूटने से विवेक की कराहती आवाज। सोनाली ने रोते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। रोने की आवाज न निकले इसलिए अपने मुंह को हाथों से दबा लिया और अपने मुंह को घुटनों के बीच छुपाकर रोने लगी। सीढ़ियों से आने वाली वह परछाई और साथ ही कराहने वाली आवाज सुनकर सचिन की भी आंखों में खौफ भरा था, पर सोनाली के कंधों पर हाथ रखते हुए धीरे से बोला, सोनाली, अपने डर पर काबू रखो। सचिन की बात सुनकर सोनाली ने रोते हुए हां में गर्दन हिलाई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया था। वह घसीटने की, दर्द से कराहने की आवाज बंद हो गई थी। मोमबत्तियों की लौ फिर शांत होकर जलती दिख रही थी। सब कुछ दोबारा से शांत हो गया। अब आवाज थी तो सोनाली की सिसकियों की। वह अभी भी अपनी गर्दन घुटनों में छुपाए थर थर कांप रही थी। सचिन ने उसे शांत किया। सब कुछ जैसे सामान्य हो गया था। सोनाली ने अपना मोबाइल देखा, पर वह कब का बंद हो गया था। अब उन्हें वक्त की कोई जानकारी नहीं थी। अभी कितनी रात बाकी है, सुबह कब होगी, कुछ पता नहीं चल रहा था। सोनाली ने धीरे से अपनी गर्दन घुटनों से बाहर निकाली। वह उसी खौफजदा नजरों से चारों ओर देखने लगी। तभी उसे सामने कुछ ही दूरी पर वह दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा दिखते ही सोनाली के डरे हुए दिल को थोड़ी राहत मिली। सचिन की ओर देखते हुए धीमी आवाज में उसने कहा, सचिन, वह सामने दरवाजा है, चलो यहां से भाग निकलते हैं। सोनाली की डरी सहमी आवाज सुनकर सचिन ने दरवाजे की तरफ देखा। कहां है? सोनाली ने दोबारा उस जगह देखा तो वहां सिर्फ दीवार नजर आ रही थी। वह हैरान हो गई। सोनाली, हम छलावे के जाल में फंस चुके हैं। मतलब? एक ऐसी आत्मा जो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। हमें लग रहा है कि हम बंगले के हॉल में हैं, पर असल में हम कहां हैं यह हमें सुबह होने तक पता नहीं चलेगा। छलावा मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, यह हमारे बस में नहीं होता। हम सड़ी हुई लाशों के ढेर पर भी बैठे होंगे तो हमें बदबू नहीं आएगी। यह मौत का खेल तब तक चलेगा जब तक यह आत्मा चाहेगी। सचिन की बातें सुनकर सोनाली का दिल ही बैठ गया। बेबस होकर दोबारा फूट फूट कर रोने लगी, पर सचिन उसे हिम्मत दे रहा था। सोनाली, डरो मत, हमें साथ रहना होगा। सचिन की बात सुनकर उसने रोते हुए ही हां में गर्दन हिलाई। तभी हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी। साथ ही किसी औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज दूर कहीं अंधेरे से सुनाई देने लगी। सचिन, मुझे किसी की आवाज आ रही है, सोनाली थरथराती आवाज में बोली, और दोनों भी दिल थाम कर आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। पर एक डरावना सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था और दूसरे ही पल उस बंगले के सभी दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। हर दरवाजा ऐसा पीटा जा रहा था मानो वह दरवाजा तोड़कर बाहर आना चाहता हो। अचानक से आने वाली इन बेहद खौफनाक और कानों के पर्दे फाड़ने वाली आवाजों की वजह से डर के मारे सोनाली का बुरा हाल था। रोते बिलखते उसने सचिन का हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में उससे कहा, सचिन, प्लीज मेरा गला घोंटकर मुझे जान से मार दो। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं सचिन, प्लीज मुझे जान से मार दो। बोलते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर सचिन खुद उसी की तरह बेबस महसूस कर रहा था। चारों ओर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज से दोनों का दिमाग मानो फट रहा था। लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम हथौड़े से उनके सिर पर लगातार वार कर रहा हो और उस वजह से कुछ ही देर में उनका दिमाग किसी पके हुए हरे खरबूजे की तरह फटकर चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। सोनाली ने अपने हाथों से दोनों कान कसकर बंद कर लिए, फिर भी वो आवाज उनके दिमाग को लाल छींटियों की तरह कुरेद रही थी। अब वह मंजर उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसके अंदर की ताकत, बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। अपने शरीर में जितनी ताकत थी उतनी सारी ताकत लगाकर सोनाली जोर जोर से चीखने लगी। उसे चिल्लाते देख डर के मारे सचिन का दिल ही बैठ गया। उन सारी आवाजों से मानो उसका दिमाग फटने लगा। डरी सहमी आंखों से वह चारों ओर बेबस नजरों से देखता रहा। तभी दूसरे ही पल बंगले के सभी कमरों के सारे दरवाजे एक झटके में खुल गए। हर कमरे से आने वाली तेज हवा ने जितनी भी मोमबत्तियां जल रही थीं, उन सबको झटके से बुझा दिया। अब दर्दनाक चीखों के साथ एक काला, घना, गहरा अंधेरा उस बंगले के भीतर अपना साम्राज्य कायम कर चुका था।
फिर सोनाली जोर जोर से चीखती हुई जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। इसके साथ ही सब कुछ मानो शांत हो गया, जैसे उस घने काले अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था। कुछ देर बाद सोनाली के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज पड़ रही थी। आंखें इतनी भारी हो गई थीं कि लाख कोशिश करने के बावजूद वे पलकें खोल नहीं पा रही थीं, पर वह आवाजें बिल्कुल साफ सुन सकती थीं। कोई भूतिया जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। उनकी बातें सोनाली के कानों में गूंज रही थीं, पर आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसने पहचान लिया, वह आवाज उसी इंस्पेक्टर की थी जिसके पास वे राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। साथ ही हवलदारों की भी आवाज आ रही थी। एसीजी मशीन की धीमी सी बीप 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 की आवाज के बीच इंस्पेक्टर साहब अपनी करारी आवाज में अपने साथी हवलदारों को इस जगह के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस घर का रहस्य सोनाली के सामने खुलने लगा। इस बंगले में रहने वाला जमींदार बड़ा शौकीन मिजाज का इंसान था। उसका रहन सहन किसी राजा से कम नहीं था। मतलब अपने भरोसे के 2 लोगों को हाथ की सोने की अंगूठी या ऐसा ही कुछ तोहफे में देता था। उसे पेंटिंग बनाने के साथ रात के वक्त जंगली जानवरों का शिकार करने का बड़ा शौक था। एक रात वह ऐसे ही जंगल में शिकार करने के लिए गया, पर उस रात उसे शिकार नहीं मिला, बल्कि वह खुद शिकार हो गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की की खूबसूरती का शिकार। वह लड़की अधमरी हालत में जंगल में पड़ी मिली। उसके कपड़े पूरी तरह से फाड़ दिए गए थे। जगह जगह लगी चोटों से खून बह रहा था। लग रहा था कोई उसकी इज्जत लुटाकर जंगल में फेंक गया हो। जमींदार उस लड़की को अपने बंगले में ले आया, उसकी चोटों का इलाज किया। वह लड़की अब ठीक होने लगी। एक रात उस जमींदार ने अपने हाथों से उस लड़की की खूबसूरत पेंटिंग बनानी शुरू की, पर उस जवान खूबसूरत लड़की का बदन निहारते हुए उसके अंदर का जानवर जागने लगा। और फिर अगले कई दिनों तक जमींदार उस लड़की की इज्जत को मसलता रहा और पूरी तरह से बेबस वह लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती रही। शायद उसके पास और कोई चारा नहीं था। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, पर इस बीच वह लड़की कई दिन तक भूखी प्यासी रही। उस लड़की के सामने हर चीज खाने के लिए रखी, पर उसने एक निवाला नहीं खाया। शायद जमींदार को अपना विरोध दिखाना चाहती थी। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने की वजह से वह लड़की काफी कमजोर हो गई। अब वह किसी लंबी बीमारी से ग्रसित शख्स की तरह कमजोर दिखने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे जमा हो गए थे। घुटनों तक लंबे काले बाल अब चिड़िया के घोंसले की तरह बेजान लग रहे थे। लड़की की यह हालत देखकर जमींदार ने अपने भरोसे के 2 नौकरों को बुलाया और कहा, इस लड़की को खत्म करके जंगल में दफना दो। समझ गए ना? दोनों ने उस लड़की को उठाया और जंगल के अंदर ले गए। बड़ा सा गड्ढा खोदा और जमीन पर बेजान पड़ी उस लड़की की जवानी देखकर दोनों की आंखों में वहशीपन जागने लगा। एक ने कहा, वैसे भी मारना है, मजा लेकर मारेंगे। वह लड़की जंगल की उस पत्थरीली जमीन पर बेजान पड़ी थी। शायद वह पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में पूरी तरह से अपनी रोशनी बिखेरने दोनों ने उस लड़की पर नजर डाली। बेचारी का शरीर पूरी तरह से मुरझा चुका था, पर उन वहशी दरिंदों को क्या, उस लड़की पर रहम आने वाला था। और फिर आसमान में अपनी रोशनी बिखेरते पूर्णिमा के चांद पर जैसे ही काले बादलों ने पर्दा डालना शुरू किया, वैसे ही रात का अंधेरा किसी बड़े से भूखे अजगर की तरह चांद की रोशनी में नजर आने वाला सब कुछ निगलते हुए आगे बढ़ने लगा। चांद और बादलों के बीच आसमान में चलने वाला लुका छुपी का यह खेल सारी रात चलता रहा। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सुबह वह जमींदार नींद से उठा। रह रहकर उस लड़की की याद आ रही थी। इसलिए नहीं कि उसे जान से मार दिया था, बल्कि इसलिए कि वह लड़की बला की खूबसूरत थी। उसने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया, एक सिगरेट जलाई और लंबा कश लेते हुए अपनी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर डाली। वह थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसे अपने बाथरूम से आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा हो। हैरान होकर वह बाथरूम की ओर गया। आधे खुले दरवाजे से झांक कर देखा तो एक लड़की बाथरूम में नहा रही थी। शॉवर का ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ते ही उसका गोरा बदन सिहर उठता था। काफी खूबसूरत लड़की थी। शायद उसके नौकरों ने अपने मालिक के लिए एक और लड़की का इंतजाम किया था। कुछ देर तक वह उस लड़की का गोरा पानी में भीगा हुआ बदन निहारता रहा और बिना आवाज किए बाथरूम के अंदर गया।
उसके गीले बालों को हाथ से एक तरफ कर धीरे से उसके गोरे भीगे हुए नाजुक कंधों को अपने होंठों से चूमते हुए कहा, किसी अप्सरा की तरह सुंदर हो तुम। जमींदार की यह बात सुनकर वह लड़की पीछे मुड़ी और उसे देखकर मानो जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? यह वही लड़की थी जिसे जान से मारने के लिए कल रात जंगल ले जाया गया था, पर उसका बदन, कल मुरझा हुआ बदन काफी निखर चुका था। जो कल तक सूखे पेड़ की तरह दिखाई दे रही थी, वह लड़की जैसे फिर से तरोताजा हो गई थी। पर एक रात में इतना फर्क? उसने लड़की को नीचे से ऊपर देखते हुए हैरानी से पूछा, तुम ठीक कैसे हो गई? वह लड़की अपने मुंह में चिंगम की तरह कुछ चबा रही थी। जमींदार की बात सुनकर उसने अपने मुंह में पकड़ी वह चीज बाथरूम की फर्श पर थूक दी। उस चीज को देखकर जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सफेद फर्श पर एक इंसानी हाथ की कटी उंगली थी और उस उंगली में वही अंगूठी थी जो जमींदार ने अपने नौकर को इनाम में दी थी। उस लड़की का मुंह अभी भी खून से सना हुआ था। वह दृश्य देखकर जमींदार डर के मारे कांपने लगा। उस लड़की ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, जिंदा रहने के लिए मुझे खून की जरूरत पड़ती है। पहले जानवरों के खून से अपनी भूख मिटाती थी, गांव के पालतू जानवरों का खून पी जाती थी। पर एक दिन गांव वालों को पता चल ही गया। मुझे खूब मारा, घायल किया और हाथ पैर बांधकर जंगल में जंगली जानवरों का निवाला बनने के लिए छोड़ गए। और तुम मुझे यहां ले आए। पहले सोचा तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊं, पर इरादा बदल दिया और अपनी भूख को बढ़ने दिया। भूख जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसे मिटाने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। कल तुम्हारे नौकरों के खून से भूख मिटाई। वह इंसानी खून जानवरों के खून से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। एक अजीब सा नशा है इस खून में। आज के बाद तुम मुझे खून लाकर दोगे, और याद रखो, जिस दिन मुझे इंसानी खून नहीं मिला, उस दिन तुम्हारा खून से अपनी भूख मिटाऊंगी। उस लड़की की बातें सुनकर जमींदार जैसे पागल होने लगा। डर के कारण फटी हुई आंखों से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तो इंसान जैसे दिखती हो। वह लड़की बोली, मैं कमजोर दिल की डरपोक लड़कियों के शरीर में प्रवेश करती हूं और उनके जरिए अपनी भूख मिटाती हूं। जब वह शरीर खत्म हो जाता है, फिर नया शरीर ढूंढती हूं। जमींदार समझ गया कि वह लड़की इंसान के रूप में खून पीने वाली पिशाच थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आसपास के गांव के कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते और उनकी लाशों के कुछ हिस्से जंगल में मिलते। लोगों को लगा शायद जंगली जानवरों का काम होगा, पर यह रहस्य ज्यादा दिन छुपा नहीं रहा। उस रात काफी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। जमींदार ने एक आदमी को बंगले की सफाई के लिए बुलाया था। जमींदार ने उसे एक कमरे में सफाई के लिए जाने को कहा, और फिर जो उस आदमी ने देखा, वह किसी तरह जान बचाकर भागा और गांव वालों को इस बात की जानकारी दी। गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। लाठी डंडे और जलती हुई मशालें लेकर सब उस जमींदार के बंगले की तरफ चलने लगे। जमींदार के साथ बंगले को भी जलाकर राख करने वाले थे, पर ऐसा हो न सका। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मशालें बुझ गईं, पर लोग रुकने वाले नहीं थे। भीड़ बंगले में घुस गई। लोगों से बचने के लिए जमींदार ने घर की सभी लाइटें और दिए सब बुझा दिए। उस पिशाचनी को उठाकर वह अपने खुफिया कमरे के अंदर गया। उस वक्त वह पिशाचनी मदहोशी की हालत में थी। लोगों ने दोनों को बहुत ढूंढा, पर कहीं नहीं मिले। सबको पता था कि जमींदार बंगले के अंदर ही कहीं छुपकर बैठा है। लोगों ने तरकीब निकाली, घर के सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। हर दरवाजे पर भारी सामान रख दिया और कुछ सामान लूट कर ले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब बंगले का हर दरवाजा बंद था। जमींदार बंगले के भीतर उस पिशाचनी के साथ था। भूख प्यास से बिलबिलाता हुआ जमींदार दरवाजा पीटता रहा, पर सुनने वाला कोई नहीं था। पिशाचनी की भूख भड़क गई। उसने जमींदार को खाना शुरू किया। पहले उसके पैर तोड़कर उसी के सामने खा गई। वह चिखता रहा, चिल्लाता रहा, रेंगता हुआ उससे दूर जाकर अपनी जान बचाता रहा, पर अगले कई दिनों तक उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती रही। और कुछ दिन बाद जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो उसने खुद के ही शरीर के अंग खाना शुरू किया। अपना बायां हाथ दांतों से नोच नोच कर खा गई। अंततः उस पिशाचनी ने लड़की के शरीर को छोड़ दिया, पर इसी बंगले में कैद होकर रह गई। आज तक वह पिशाचनी उसी बंगले में कैद है। वह पिशाचनी एक मासूम लड़की का शरीर तलाश रही है ताकि बंगले से बाहर निकल सके।
और सिर्फ पिशाचनी नहीं, बल्कि उस जमींदार का भूत भी इसी घर में घूमता रहता है। रात होते ही मौत का भयानक खेल शुरू हो जाता है। बंगले के भीतर हर अंधेरे कोने में उसकी मौजूदगी है। इसी वजह से उस जगह सिर्फ दिन के उजाले में ही जाना सुरक्षित है। पर दिन के उजाले में भी कितना सुरक्षित है, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह उन्हीं का इलाका है। इंस्पेक्टर साहब की ये बातें सोनाली के दिमाग में नशे की तरह घुल रही थीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू किया। उसे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। कहीं से आने वाली हल्की धुंधली सी रोशनी उसकी नजरों के सामने नाच रही थी। उसने धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलीं, पर जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जख्मी हालत में अस्पताल के बेड पर थी। उसका बदन सफेद जालीदार पट्टियों में जकड़कर रखा गया था। आईसीयू के उस कमरे के आधे खुले दरवाजे पर लगे कांच से वह बाहर खड़े इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदार को देख सकती थी। वे बंगले के रहस्य के बारे में बात कर रहे थे। सचिन उसके बेड पर ही बगल में बैठा था। सचिन को भी थोड़ी बहुत चोटें आई थीं, पर वह ठीक था। शायद वे दोनों किसी तरह बच गए थे। बेड पर पड़ी सोनाली फुट फुट कर रो रही थी। वह खौफनाक मंजर, वह बेबसी, वह डर उसने जो बर्दाश्त किया था, याद आते ही उसका बदन सिहर उठता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। पर वह उस डरावनी जगह से बचकर निकली थी। वह जिंदा थी। इसकी खुशी सोनाली को सबसे ज्यादा हो रही थी। सचिन का हाथ पकड़कर रोते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। सिसक सिसक कर रोने लगी। खुशी, जिंदा बचने की खुशी। आंखों से बहने वाले वह खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने मां बाप की याद आ रही थी। हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, सचिन, मुझे मां से मिलना है। पर सचिन का कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोलीं और सिर से पांव तक सिहर उठी। एक झटके में जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर उसने नजरें चारों ओर घुमाई। वह अभी भी उसी घर के किसी अंधेरे कमरे में पड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर देखा था, तो फिर एक ही पल में सब कुछ कैसे बदल गया? वह सोच में पड़ गई और तभी सचिन की कही हुई बात याद आ गई। यह छलावा हमारे दिमाग के साथ खेलेगा, जैसे खूंखार जानवर अपने शिकार को खाने से पहले खेलता है। उसने जैसे तैसे अपने डर पर काबू रखा और आसपास नजरें घुमाने लगी। उस जगह पर काफी अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर आवाज ऊपर से आ रही थी। मतलब वह किसी तहखाने में फंसी थी। जहां वह फंसी थी वहां सड़े हुए मांस की दम घुटने वाली बदबू के साथ मक्खियों की भिनभिनाहट उसके दिमाग को सुन्न कर रही थी। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था और उसका गला भी सूख गया था। कहीं एक झरोखे से आने वाली धुंधली सी रोशनी में उसने अपने आजू बाजू हाथ से टटोलने की कोशिश की, पर कुछ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ उसके हाथों पर चिपकने लगा। उसने देखा तो उसके पैरों के पास जमीन पर कोई पड़ा हुआ था। उसने आंखें कसकर बंद की और फिर से खोली। अब कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पर लगा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ सड़े हुए मांस खाने वाले सफेद लार्वा थे, जो उसके हाथ पर रेंग रहे थे। उसने जोर से अपना हाथ झटका, तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक लाश पर गई। गौर से देखा तो वहां उसके दोस्त सचिन की लाश थी। मौत के बाद भी सचिन की खुली आंखों में मौत का खौफ और एक अजीब सा डर था, जो उसने मरने से पहले महसूस किया होगा। उसकी खुली आंखें देखकर वह डर के मारे थोड़ी पीछे सरक गई, पर किसी चीज से टकरा गई। उसने हाथ से टटोलते हुए वह चीज उठाई तो वह डिजिटल कैमरा था, राहुल का। उसने डर को दबाते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसका बचा खुचा हौसला भी टूट गया। पीछे राहुल की लाश पड़ी हुई थी। वह खौफनाक नजारा देखकर जैसे उसके दिमाग में हजारों लाल छींटियां दौड़ने लगीं। वह अपनी आंखें फाड़कर भयानक नजारा देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे उसने अपना मुंह दबा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शायद उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उस जगह से हिल सके या जोर से चिल्ला सके। पूरी तरह बेबस और लाचार हालत में सोनाली बस रोए जा रही थी। तभी वह कदमों की आहट धीरे धीरे दूर जाने लगी और उसने अपने मुंह से हाथ हटा लिया। वह लगातार फूट फूट कर रो रही थी। वह हिलने की कोशिश कर रही थी, पर उसका पूरा शरीर जैसे पैरालाइज हो गया था।
तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। उस आवाज ने उसके होश उड़ा दिए। उसने अपनी सांसें रोककर उस आवाज को सुना। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जोर जोर से चीखना चाहती थी, अपने हाथ पैर पटकना चाहती थी। वह पूरी ताकत लगाकर वहां से उठने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा नहीं था। उसने जो आवाज सुनी थी वह पुलिस की कार के सायरन की आवाज थी। इसका मतलब पुलिस उसे ढूंढते हुए इस जगह पर आई थी, पर उन्हें कोई नहीं मिला। पुलिस की कार अभी भी बंगले के बाहर खड़ी थी, लेकिन कुछ ही देर में वहां से चली जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाने लगी, पर सायरन की तेज आवाज के कारण उसकी आवाज पुलिस तक नहीं पहुंची। उसने झरोखे से बाहर देखा तो बंगले के गेट के पास पुलिस वैन के पास एक और गाड़ी में मुंह पर मास्क पहने एक लड़की दिखी। सोनाली ने झट से पहचान लिया, वह राधिका थी। इसका मतलब राधिका ने पुलिस को सब कुछ बताया था और वही पुलिस को यहां लेकर आई थी। राधिका को कार में बैठा देखकर तहखाने के अंदर फंसी सोनाली जोर जोर से चीखने लगी, पर पुलिस के सायरन की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज आ रही थी। लेकिन राधिका उस झरोखे की ओर देखते हुए अपनी कार से नीचे उतरी। जमीन के एक हिस्से पर गौर से देखते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। झरोखे से बाहर देखती सोनाली समझ गई कि राधिका ने उसकी आवाज सुन ली है। सोनाली रोते हुए हाथ जोड़कर उसकी तरफ आती राधिका को देख रही थी। पुलिस को न सही, पर शायद राधिका को सोनाली की चीख सुनाई दे गई थी। मगर राधिका को इस तरह बंगले की ओर चलता देख वैन में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदार भी राधिका की तरफ ही देखने लगे। पुलिस वाले यह समझ नहीं पा रहे थे, इतनी देर से चुपचाप अपनी कार में बैठी राधिका उस बंगले की तरफ क्यों जा रही है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर राधिका की ओर नजरें घुमाईं। राधिका को अपनी ओर आते देख सोनाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से लगातार रो रही थी। झरोखे के पास आकर राधिका जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसी जगह देखने लगी जहां से सोनाली बाहर देख रही थी। राधिका ने जमीन पर गिरी पेड़ की सूखी पत्तियों को हाथ से सरकाया। इंस्पेक्टर और हवलदार अभी भी उनकी तरफ पीठ की जमीन पर घुटनों के बल बैठी राधिका को देख रहे थे। सोनाली अब अंदर से उसे जोर जोर से आवाजें देने लगी। राधिका ने अपने मुंह से मास्क हटाया। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। सभी के दिल की धड़कनें जैसे थम गई थीं। अब आवाज आ रही थी तो सिर्फ पुलिस वैन के सायरन की। राधिका ने धीरे से जमीन पर पड़ा वह रूमाल उठाया और रोती हुई तेजी से दौड़ती हुई पुलिस वैन की ओर आने लगी। उसे अपनी ओर आता देख इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम मास्क लगाइए। राधिका ने मुंह पर मास्क लगाया और इंस्पेक्टर साहब को अपने हाथ में लिया हुआ रूमाल दिखाते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये रूमाल मैंने सचिन को गिफ्ट किया था, हम दोनों का नाम लिखकर। मैंने आपको कहा था वह सब इसी बंगले में राहुल को ढूंढने आए थे, प्लीज कुछ कीजिए सर। राधिका की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए समय बताया और पुलिस वैन की दूसरी तरफ एक बोर्ड पर लिखी सूचनाएं पढ़ने को कहा। राधिका रोते हुए अपनी कार में बैठ गई। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। राधिका की कार जंगल के कच्चे रास्ते से बाहर निकलने लगी। उसकी कार की तरफ देखते हुए हवलदार ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, सर मैंने किसी की चीख सुनी थी। अपने हवलदार की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, चीख तो मैंने भी सुनी थी और इसलिए मैंने तुम्हें सायरन की आवाज बढ़ाने को कहा ताकि वह चीख राधिका न सुन पाए। लेकिन सर वह चीख किसकी थी? वह सोनाली की चीख थी। क्या? दोनों हवलदार हक्का बक्का रह गए। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी से थोड़ा झांक कर उस बंगले पर नजर डाली और कहने लगे, सालों से इस घर में कैद वह पिशाच यहां से निकलने के लिए एक लड़की का शरीर ढूंढ रहा है और सोनाली इस घर में रही। इसका मतलब अब तक उस पिशाचिनी ने सोनाली के शरीर को अपना घर बना लिया है। सोनाली को यहां से निकालना मतलब एक भूखे भेड़िए को मासूम बकरियों के बीच खुला छोड़ देना। सोनाली का इस घर में फंसकर रहना मतलब वह पिशाचिनी भी यहीं पर कैद रहेगी। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सभी ने उस बंगले पर नजर डाली। सायरन बजाते हुए पुलिस की कार उस जगह से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। पूरे इलाके में गहरा सन्नाटा होने के कारण सायरन की आवाज काफी तेज और दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। पुलिस की कार को इस तरह दूर जाता देख सोनाली जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। वह उसी हॉल के नीचे बने तहखाने में थी, पर उसके बाहर निकलने वाले दरवाजे पर बड़ी सी अलमारी रखी थी। उसे लगा शायद पुलिस के सायरन की आवाज में उसकी आवाज कहीं दब कर रह गई है। पुलिस की कार थोड़ी आगे गई और रास्ते के दूसरी तरफ नए नए लगे बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी।
उस बोर्ड पर लिखा एक एक शब्द पढ़कर सोनाली का दिमाग काम करना बंद कर दिया। पुलिस की कार उस जंगल से दूर जाने लगी, पर सोनाली की खामोश बेबस नजरें अभी भी उस बोर्ड पर टिकी हुई थीं। शाम होते होते रात के अंधेरे ने फिर एक बार सब कुछ ढकना शुरू कर दिया। छोटे से झरोखे से दिखने वाले बोर्ड की तरफ देखकर सोनाली हताश निराश होकर फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर ही लेट गई। उस हरे रंग के बोर्ड पर मोटे सफेद अक्षरों में लिखी हर बात सोनाली के दिमाग में गूंजने लगी। उस पर लिखा था, सूरज ढलने के बाद इस जगह रुकना मना है, मानो यह सरकारी आदेश पुलिस द्वारा लिखा गया हो। पुलिस के सायरन की आवाज भी अब धीरे धीरे आना बंद हो गई। यहां से निकलने का इकलौता रास्ता भी उसके लिए बंद हो गया था। अब जमीन पर लेटी सोनाली उस झरोखे की तरफ देखते हुए बस आंसू बहा रही थी। झरोखे से आने वाली हल्की रोशनी भी अब पूरी तरह अंधेरे में तब्दील हो गई थी। जमीन पर लेटी सोनाली को वह पल याद आ रहा था जब कुछ देर पहले राधिका उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। राधिका ने जमीन पर पड़ा रूमाल उठाकर गौर से उस झरोखे से अंदर देखते हुए मुंह पर लगा मास्क हटा दिया और थोड़ी मुस्कुराई। राधिका की वह हंसी देखकर सोनाली सन्न रह गई। हंसते वक्त राधिका के बाहर निकले नुकीले दांत देखकर सोनाली की रूह कांप गई। एक अजीब सी नजर से उसने झरोखे से अंदर सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, जिस दिन तुम अपने दोस्त को ढूंढते हुए यहां आई थी, उसी वक्त तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना था, मगर तुम्हारी औरा बेहद स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं कर पाई। मैं सिर्फ कमजोर दिल की डरी सहमी लड़कियों के शरीर पर ही कब्जा कर सकती हूं, और तुम्हारी यह दोस्त राधिका बड़ी मासूम है। अब इस हवस से भरी दुनिया में अपना शिकार किस तरह ढूंढकर जिंदा रहना है यह मुझे पता है, पर आज रात बिना रोशनी के तुम इस जगह कैसे जिंदा रह पाओगी। एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसने सोनाली की तरफ देखते हुए फिर कहा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूं, ये लो। राधिका ने उस छोटी सी जगह से अंदर सोनाली की तरफ एक माचिस की डिबिया सरकाई और रूमाल उठाकर चली गई। राधिका की हर बात उसके दिमाग में किसी नुकीले चाकू की तरह चुभने लगी, जिससे उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी। पूरी तरह बेबस और लाचार होकर सोनाली छत पर नजरें गड़ाए जमीन पर पड़ी रही। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, वैसे ही उस काले अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, पर अब उस तरफ देखने की सोनाली में हिम्मत नहीं बची थी। राधिका ने दी हुई माचिस की डिबिया वहीं पास जमीन पर पड़ी थी और पास ही में एक आधी जली मोमबत्ती भी। अंधेरे से रेंगने और घसीटने की आवाजें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। तब उसने खुद को फिर से संभाला। वह अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। अंधेरे से आने वाली वह डरावनी खौफनाक आवाजें काफी तेज हो गई थीं, जिससे वह लगातार फूट फूट कर रो रही थी। उसने मोमबत्ती अपने हाथ में ली, तभी अंधेरे से आए काले बालों ने उसका चेहरा ढकना शुरू कर दिया। मगर उसने हिम्मत जुटाई और बिना देरी किए बाजू में पड़ी माचिस की डिबिया उठाई और खोली, पर उसमें एक भी तीली नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।